200 रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो गया, और अब क्या प्लेंटिफ अपनी तरफ से एक और प्लीडिंग फाइल कर सकता है? और अगर डेफेंडेंट ने कोई नई बात लिख दी जिसका जवाब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद देना ज़रूरी है, तो क्या प्लेंटिफ को जवाब देने का राइट है? और यहीं से शुरू होता है एक नया खेल, ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी का खेल, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। बट सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग आपका राइट है? मतलब क्या इसको आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हो, या इसके लिए आपको कोर्ट की लीव लेना ज़रूरी है, कोर्ट की परमिशन लेना जो है वो ज़रूरी है, परमिशन की आवश्यकता है? ये चीज़ जो है ऑर्डर 8 रूल 9 का जो है वो पार्ट है। सबसे पहली बात तो ये सवाल होता है कि ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स जो हैं ये क्या हैं? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स क्या हैं? क्या ये एक एडिशनल प्लीडिंग्स हैं? क्या ये मेन प्लीडिंग्स का ही कुछ अमेंडमेंट है, या आखिर है क्या? तो इसको जानना भी ज़रूरी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ऑर्डर 8 रूल 9, जिसके अंदर हम लोग एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम रेप्लिकेशन की बात कर सकते हैं, इसके अंदर हम रिजोइंडर की बात कर सकते हैं, और यहीं से सेट ऑफ जो है और काउंटर क्लेम का भी कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि क्या सेट ऑफ और काउंटर क्लेम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में आते हैं, और क्या इनके लिए परमिशन की आवश्यकता है, या डेफिनेट जब चाहे वो सेट ऑफ क्लेम कर सकता है या काउंटर क्लेम कर सकता है, क्या इनके लिए परमिशन की ज़रूरी है? ये सब प्रश्न जो हैं ये ऑर्डर 8 रूल 9 आपके सामने रखता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और अब तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट भी आ गया है कि 1 ईयर प्रैक्टिस रूल के बाद आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत जल्दी जो है आप जज बनने वाले हैं अगर आपकी तैयारी है। तो सवाल ये है कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो है वो मेंस के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, और वैसे भी मतलब एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी थ्योरी है, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है, जो कि आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। हालांकि ऑर्डर 8 रूल 9 में आपको, मतलब ऑर्डर 8 रूल 9 के अलावा भी मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर से ऑर्डर 8 सीपीसी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन निकलता है, एक तो सेट ऑफ का निकलता है, और काउंटर क्लेम तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और काउंटर क्लेम के ऊपर तो अच्छा खासा सवाल बनता है। शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स जो है वो बड़े इससे निकल कर आते हैं और इससे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ये टॉपिक इस बार हमारा जो डेडिकेटेड है वो है ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी के ऊपर। अब ये वीडियो मैंने सिर्फ ऑर्डर 8 रूल 9 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ काउंटर क्लेम और मतलब अगर मैं आपको ये बात करूं कि सिर्फ यही टॉपिक हमने इसके अंदर क्यों सिलेक्ट किया, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि ये एक खुद में बड़ा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसलिए जो है ये सिर्फ और सिर्फ यही हम रूल इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ऑर्डर 8 रूल 9 सीपीसी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। एक बार बेयर एक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद डीप डाइव करते हैं एक्चुअली लॉ के ऊपर। No pleadings subsequent to the written statement of a defendant. No pleadings subsequent to the written statement of defendant other than by way of defense to set off or counterclaim shall be presented except by the leave of the court and upon such terms as the court thinks fit. And upon such terms as the court thinks fit, but the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time of not more than 30 days for presenting the same. And fix a time of not more than 30 days for presenting the सेम। मेरे हिसाब से एक बार और बेयर एक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद अपन चालू करते हैं। नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द WS, मतलब WS फाइल होने के बाद की बात हो रही है, राइट। WS फाइल हो चुका है, मतलब यहाँ पर कहीं प्लेंट फाइल हुई, और प्लेंट फाइल होने के बाद साहब समन्स गए, समन्स जाने के बाद यहाँ पर WS फाइल हो गया, और WS फाइल होने के बाद का जो स्टेज है वहाँ पर कहीं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग आ रही है। और वैसे भी नाम अगर हम देखें, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स मतलब एक बार प्लीडिंग्स आ चुकी हैं और उसके बाद आप प्लीडिंग्स की बात कर रहे हो, मतलब सब्सिक्वेंट स्टेज की बात कर रहे हो। नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द WS ऑफ अ डिफेंडेंट
other than by way of defense to the set off or counterclaim shall be presented except by the leave of the court एंड अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंग्स फिट। मतलब लीव जो है, परमिशन जो है वो ज़रूरी है, परमिशन इज़ मैंडेटरी, लीव जो है वो एक मैंडेटरी है इसके अंदर। एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ द कोर्ट एंड अपॉन सच टर्म्स एज द कोर्ट थिंग्स फिट, बट द कोर्ट मे एट एनी टाइम रिक्वायर अ WS or additional WS from any of the parties and fix a time of not more than 30 days for presenting the same। ठीक है, चलिए अब अपन लोग समझते हैं कि एक्चुअली कानून जो है वो क्या कहता है और लॉ जो है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। चलिए देखिए, एक चीज़ आती है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स का, जब आप पार्ट पढ़ रहे हो यहाँ पर ऑर्डर 8 रूल 9 के अंदर, तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के ऊपर, राइट, एक टॉपिक तो हमारा ये है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स, और एक टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं WS और एडिशनल WS। और एडिशनल WS के लिए 30 डेज़ का जो टाइम है वो कोर्ट फिक्स कर सकता है, राइट। तो हो क्या रहा है, प्लेंट फाइल हुई यहाँ कहीं जो है, मान लीजिए आप प्लेंट फाइल्ड होती है, प्लेंट फाइल होने के बाद क्या होगा, समन्स जाएगा। समन्स याद है, नहीं याद है आपको, समन्स ऑर्डर 5 रूल 5 CPC के अंदर समन्स जाएगा, और उसके बाद डिफेंडेंट अपीयर हुआ और उसने यहाँ कहीं WS फाइल कर दिया, राइट, WS फाइल कर दिया। अब इसके बाद का जो पार्ट होगा वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अंदर आएगा। तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ द WS, आफ्टर फाइलिंग ऑफ WS जो भी प्लीडिंग होगी उसको ही हम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की कैटेगरी में डालते हैं। अब सवाल ये होता है कि जो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है क्या उसके लिए लीव ऑफ द कोर्ट की ज़रूरत है? तो बिल्कुल, आप अगर ऑर्डर 8 रूल 9 CPC को देखेंगे तो उसमें क्लियरली ये चीज़ लिखी गई है। क्या लिखा हुआ है, एक बार अपन पढ़ते हैं वापस। नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द WS ऑफ अ डिफेंडेंट other than by way of defense to the counter claim or counter claim or set off। मतलब set off और counter claim के लिए कोई भी लीव की आवश्यकता नहीं है। नो परमिशन रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पर आप ऐसा मैटर ऑफ राइट, अगर काउंटर क्लेम फाइल होता है या फिर सेट ऑफ फाइल होता है तो उसके डिफेंस के लिए एज अ मैटर ऑफ राइट जो है आप अपनी डिफेंस फाइल करोगे, क्योंकि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के लिए डिफेंडेंट एक्चुअली प्लेंटिफ बन जाता है और प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट बन जाता है। उसको अभी हम लोग आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब भी आप WS के बाद कोई प्लीडिंग फाइल करोगे अदर देन बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, मतलब दीज आर एक्सेप्शंस, और इनके लिए जो है कोई भी लीव की आवश्यकता नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा, एक मिनट साहब, हाँ, except by the leave of the court and upon such terms as the court thinks fit, but the court may require, ये दूसरा पार्ट है एक्चुअली, court may at any time require a WS or additional WS from any of the parties and fix a time of not more than 30 days, that is the capping limit, 30 days, that is the capping limit फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ WS और एडिशनल WS। तो मैंने जो डायग्राम में आपको ये चीज़ बताने का प्रयास किया, एक्चुअली ये दो पार्ट्स में जो है ऑर्डर 8 रूल 9 CPC जो है वो बटा हुआ है। एक तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में बटा हुआ है और दूसरा बटा हुआ है WS और एडिशनल WS के अंदर जो है ये बटा हुआ है। अब अपन को थोड़ा सा ये देखना है कि रेप्लिकेशन क्या होता है और रिजोइंडर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए डिफेंडेंट ने WS फाइल किया, ठीक, फाइल करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल फाइल करेगा, ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर हमें चलना है। अब इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई दिया, ऑर्डर 8 रूल 3 और ऑर्डर 8 रूल 5 अपन को याद आ रहा होगा। बट इस पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई के अंदर इसने क्या किया, कुछ एडिशनल फैक्ट्स रेस करिए। मान लीजिए कि ये एडिशनल फैक्ट्स थे जो रेस किए, किसने रेस किए, डिफेंडेंट ने, रेस्ड बाय डिफेंडेंट्स। किसके अंदर रेस किए, उसने अपने WS के अंदर रेस किए,
जो कि प्लीडिंग्स का हिस्सा नहीं था बट एडिशनल किया। अब इन पर्टिकुलर एडिशनल प्लीडिंग का रिप्लाई फाइल करता है कौन? प्लेंटिफ। भाई अगर उसने रिप्लाई फाइल नहीं किया तो थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन लगेगा। यहाँ पर उसने रिप्लाई फाइल किया, यहाँ पर उसने रिप्लाई फाइल किया। ये जो रिप्लाई फाइल किया इसी को बोला जाता है रेप्लिकेशन, इसी को बोला जाता है रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर से अच्छे से मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ नोन एज दी रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन किसने फाइल किया? रेप्लिकेशन इज फाइल्ड बाय दी प्लेंटिफ। अब इस रेप्लिकेशन का भी जवाब जो है, इस रेप्लिकेशन का भी जो जवाब जब डिफेंडेंट देगा, दैट इज नोन एज रिजॉइंडर, दैट इज नोन एज दी रिजॉइंडर। तो रिजॉइंडर क्या है? रिजॉइंडर एक्चुअली रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? रेप्लिकेशन का जो है रिप्लाई है। तो जो भी प्लेंटिफ आंसर करता है एडिशनल फैक्ट्स के ऊपर विच इज़ फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट, भाई ये तो एडिशनल फैक्ट्स ही थे, दीज आर दी एडिशनल फैक्ट्स। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट्स थे, तो वॉट एवर दी एडिशनल फैक्ट्स फाइल्ड बाय डिफेंडेंट देन इट इज़ नोन एज, मतलब व्हेन द प्लेंटिफ आंसर्स टू दोज पर्टिकुलर एडिशनल फैक्ट्स, इन एडिशनल फैक्ट्स का जब प्लेंटिफ आंसर करता है दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। एंड इन रिप्लाई ऑफ द रेप्लिकेशन डिफेंडेंट क्या फाइल करेगा दोस्तों? डिफेंडेंट फाइल करेगा रिजॉइंडर, एंड these will be after the filing of original WS। ओरिजिनल WS फाइल करने के बाद जो है ये सब घटनाक्रम चल रहा है, और इसलिए इसको बोला जाता है क्या? सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स। भाई थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, भाई प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद WS आया। अब इस WS के अंदर कुछ एडिशनल फैक्ट्स बोल दीजिए या प्लीडिंग्स बोल दीजिए, ये किसने रेस कर दिए? डिफेंडेंट ने रेस कर दिए। अब इन पर्टिकुलर फैक्ट्स का रिप्लाई फाइल करेगा कौन? प्लेंटिफ रिप्लाई फाइल करेगा, और उस रिप्लाई को क्या बोला जाएगा? प्लेंटिफ रिप्लाई फाइल करेगा, उस रिप्लाई को बोला जाएगा रेप्लिकेशन, और उस रेप्लिकेशन का जो जवाब देगा दैट इज़ नोन एज रिजॉइंडर। अब आप बोलेंगे कि साहब इसकी वजह से तो प्रोसेस जो है बड़ी कम्बरसम हो जाएगी, बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। बात बिल्कुल सही है, एक कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट आप ये भी तो देखिए कि क्लियरिटी जो है वो बहुत कुछ आ जाएगी सूट के अंदर, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को रेज करना था वो सब कुछ रेज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि सूट जो है वो एक एग्जॉस्टिव सूट बन जाएगा, जहां पर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के जो राइट्स हैं वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टिवली डिस्कस होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और अगर आपको समझ में आई तो क्या करना है? थम्स अप करना है। चलिए थोड़ा सा इसको और अपन समझते हैं। अब देखना, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स जो है, पहली बात तो अमेंडमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट, इट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट टू ओरिजिनल प्लीडिंग्स। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि प्लेंट फाइल हो रही है। भाई प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद क्या हुआ? सम्मन्स गए, सम्मन्स के बाद हुआ WS। अब WS जो है उसके बाद कहानी चालू हुई रेप्लिकेशन की, उसके बाद कहानी चालू हुई रिजॉइंडर की। तो डिफेंडेंट हालांकि चाहे डिफेंडेंट तो अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है और काउंटर क्लेम भी क्लेम कर सकता है, राइट। और इसके लिए क्या, अब इस सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए जब रिप्लाई फाइल किया जाएगा, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पे रिप्लाई फाइल करेगा कौन? करेगा बाय प्लेंटिफ। तो इसके लिए जो है लीव की ज़रूरत नहीं है, नो लीव रिक्वायर्ड। इसके लिए ये पर से इनहेरेंट राइट है प्लेंटिफ का कि वो जब चाहे सेट ऑफ का और काउंटर क्लेम का जवाब दे सकता है। क्योंकि इस सेट ऑफ के लिए एक्चुअली क्या होगा, जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए जो डिफेंडेंट है उसका रोल बदल जाएगा, प्लेंटिफ के तौर पर वो हो जाएगा, और प्लेंटिफ जो है उसका रोल बदल जाएगा और वो डिफेंडेंट के तौर पर आ जाएगा। तो डिफेंडेंट को WS फाइल करना है, तो वैसे ही यहाँ पर काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का रिप्लाई फाइल किया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छी बात है, अगर समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब्सिक्वेंट प्लीडिंग ओरिजिनल प्लीडिंग्स के बाद आती हैं, ठीक। कौन कौन सी सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स अभी तक हमने देखी? एक हमने देखा रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा हमने देखा रिजॉइंडर। तीसरा इसमें एडिशनल WS भी आ सकता है। और फोर्थ क्या है? WS फाइल्ड बाय प्लेंटिफ,
WS फाइल्ड बाय प्लेंटिफ टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये भी तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग ही है। तो चार तरीके की जो हैं दोस्तों वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग होती है, रेप्लिकेशन, रेजोइंडर, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट और WS फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, मतलब दैट मीन्स इन रिप्लाई टू द सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। अब एडिशनल WS अगर अपन लोग देखें तो फैक्ट्स विच वर ऑट टू बी रेज्ड इन द ओरिजिनल। अब देखिए क्या है ये भी तो समझना जरूरी है। रेप्लिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, रिजॉइंडर भी बता दिया, अब एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट भी तो समझाने दीजिए मुझे। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? ऐसे पर्टिकुलर फैक्ट्स जो कि पहले ही रेज हो जाने थे ओरिजिनल प्लीडिंग्स में, ऑट टू बी रेज हो जाने थे, बट डेफेंडेंट किसी तरीके से उसने मिस कर दिया, गलतीवश जानबूझकर अब वो रेज करना चाहता है, मतलब अपने WS में जो पहले ही फैक्ट्स रेज हो जाने चाहिए थे वो रेज नहीं हुए, बट अब अगर फैक्ट्स को रेज कर रहा है तो उसे एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट बोला जाएगा। दैट इज नोन एज द एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, एक अपन एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। राइट, प्लेंट ये है, प्लेंट ये है और प्लेंटिफ ये मान लीजिए, ठीक है, और ये है आपका डेफेंडेंट है, यहाँ पर डेफेंडेंट है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट रुकना साहब, अरे ये मैंने मिटा दिया आपके लिए, डेफेंडेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ, डेफेंडेंट ने WS फाइल किया। इस डेफेंडेंट ने जब WS फाइल किया तो इसने क्या किया, एक 20,000 रुपये का सेट ऑफ क्लेम कर दिया। मैं अभी आपको सेट ऑफ मैंने आपको नहीं समझाया है, बट मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सेट ऑफ मान लीजिए इंडिपेंडेंट क्लेम है, जो कि क्योंकि असर्टेन्ड मनी क्लेम होता है, इंडिपेंडेंट क्लेम है डेफेंडेंट का, और यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। इस सेट ऑफ का इंडिपेंडेंट जो है कॉज ऑफ एक्शन होगा, भाई इस सेट ऑफ का इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन होगा, और सेपरेटली अलग सूट फाइल करने के बजाय डेफेंडेंट ने बोला साहब इसमें इसको सेट ऑफ के तौर पर जो है क्लेम कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेट ऑफ है इसने WS के साथ ही क्लेम किया इस सेट ऑफ को, तो इस सेट ऑफ का जवाब भी तो देगा प्लेंटिफ। भाई इस सेट ऑफ पर WS फाइल करेगा कौन? प्लेंटिफ फाइल करेगा एज अ रिप्लाई टू सेट ऑफ। भाई सेट ऑफ जो फाइल हो रहा है ये एक प्रकार का आप इसको ओरिजिनल सूट मान लीजिए। अब यहाँ पर डेफेंडेंट ने सेट ऑफ क्लेम किया तो प्लेंटिफ इस सेट ऑफ का WS फाइल करेगा, क्योंकि डेफेंडेंट उस सेट ऑफ के लिए बन गया प्लेंटिफ और प्लेंटिफ उस सेट ऑफ के लिए बन गया डेफेंडेंट। कुछ इस तरीके से जो रोल हो रहा है वो इंटर चेंज हो रहा है, रोल जो हो रहा है वो इंटरचेंज हो रहा है। यही चीज़ काउंटर क्लेम में भी होती है और यही चीज़ सेट ऑफ में भी होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल WS कौन फाइल कर रहा है? WS फाइल किया है प्लेंटिफ ने, WS फाइल किया है प्लेंटिफ ने, सेट ऑफ की बात कर रहा हूँ। WS प्लेंटिफ ने फाइल किया। अब इस प्लेंटिफ के अंदर, इस WS के अंदर मान लीजिए कि कुछ एडिशनल फैक्ट्स रेज कर लिए, एडिशनल फैक्ट्स रेज कर लिए, किसने? प्लेंटिफ ने रेज कर लिए। अब इसका जो रिप्लाई फाइल करेगा एडिशनल फैक्ट्स का, दैट इज नोन एज द रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन कौन फाइल करेगा? ये रेप्लिकेशन डेफेंडेंट फाइल करेगा, और इस रेप्लिकेशन का जवाब कौन देगा? रिजॉइंडर फाइल करेगा प्लेंटिफ। ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप ये ना सोचें कि हमेशा रेप्लिकेशन जो है वो प्लेंटिफ ही फाइल करेगा, क्योंकि WS के अंदर एडिशनल जो स्टेटमेंट्स रेज करेगा वो डेफेंडेंट रेज करेगा। ये एग्जांपल एक्चुअली ये बताने के लिए है कि रेप्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में प्लेंटिफ फाइल करे, डेफेंडेंट भी फाइल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब जो सेट ऑफ का रूल है और इसका अपना नॉर्मल मतलब सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का जो रूल है, ये एक्चुअली रूल से क्या होगा, कहीं ना कहीं समय जो है वो कम होगा, टाइम जो है वो मिनिमाइज होगा, क्योंकि सूट जो है वो एग्जॉस्टिव बनेगा। नो डाउट इसमें समय भी लगेगा, लिटिगेशन जो है एग्जॉस्टिव होने की वजह से समस्या भी रहेगी, क्योंकि अब आप ये देखिए ना कितनी सारी चीज़ हो रही है। मतलब पहले सम्मन्स फाइल हो रहा है, सम्मन्स के बाद सब डेफेंडेंट आ रहा है, डेफेंडेंट अपना WS फाइल कर रहा है, फिर इसके अंदर रेप्लिकेशन फाइल हो रहा है, फिर इसके अंदर रिजॉइंडर फाइल हो रहा है, ना अगर मन हुआ तो एडिशनल मन हुआ तो WS के बाद जो है एडिशनल WS भी फाइल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फाइल हो रही, तो नो डाउट समय भी लगता है।
अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, मतलब मैं इसका जवाब भी आपको दे दूँगा क्योंकि आप कमेंट तो करते नहीं, आपने कसम खाई है कि हम कमेंट जो है वो इस चैनल पे नहीं करेंगे। आप कितना अच्छा पढ़ाओ, कितना अच्छा कंटेंट लेकर आओ, नो कमेंट, ये आप लोग कसम खा के बैठे हैं। अ, अब ठीक है, मैं भी क्या बोलूँगा आपको। ठीक है, खैर चलिए मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ और मैं ही आपको उसका जवाब देता हूँ। मान लीजिए कि सेट ऑफ फाइल किया आपने, सेट ऑफ फाइल किया है, क्योंकि देखिए मैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में बैकग्राउंडर भी बना रहा हूँ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम का, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने सेट ऑफ फाइल किया और आपने क्या किया, काउंटर क्लेम फाइल किया। अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कौन फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट फाइल कर रहा है। अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होते हैं, क्या नहीं होते, ये अपन लोग सब डिस्कस करेंगे। बट आप ये देखिए कि ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम एक इंडिपेंडेंट क्लेम है, ये इंडिपेंडेंट क्लेम है। और इस इंडिपेंडेंट क्लेम को जब डिफेंडेंट फाइल करेगा तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कोर्ट फीस भी उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रकार का इंडिपेंडेंट सूट है। क्योंकि ये हो ये रहा है कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर सूट फाइल किया, डिफेंडेंट ने उल्टा प्लेंटिफ पे सूट फाइल कर दिया, और एक ही लिटिगेशन में, एक ही केस में दोनों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। बोथ कॉजेज ऑफ एक्शन जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, पहले वाला भी और दूसरा वाला भी। बट जब दूसरा वाला सूट फाइल करेगा डिफेंडेंट, तो इसके लिए कोर्ट फीस भी देनी आवश्यक होगी, क्योंकि प्लेंटिफ क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट बन जाएगा प्लेंटिफ। तो ये बात याद रखिए। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेट ऑफ जो होता है वो सिर्फ मनी क्लेम के लिए होता है, ए सर्टेन मनी क्लेम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए ने बी के खिलाफ जो है रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया, तो डी ने जो है, मतलब डिफेंडेंट ने भी जो है बोला कि साहब मेरा भी पैसा बकाया था, उसने सेट ऑफ क्लेम कर दिया। अगर एसर्टेन्ड है, मतलब स्पेसिफिक मनी क्लेम है, तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। बट अगर किसी भी तरीके का लीगल राइट है तो काउंटर क्लेम आप फाइल करोगे। भाई काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के अंदर यही फ़र्क होता है कि सेट ऑफ जो होता है वो स्पेसिफिक मनी क्लेम के लिए ही आप ले सकते हैं, जबकि किसी भी तरीके का अगर कोई लीगल राइट है, एनी लीगल राइट अगर आपको कोई क्लेम करना है, तो काउंटर क्लेम आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ का जो है एक केस है। हस्बैंड ने जो है आरसीआर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए सूट फाइल किया। इसमें वाइफ ने क्या किया, वाइफ के पास जब सम्मन्स गए और सम्मन्स के बाद डब्ल्यूएस फाइल किया, तो एडिशनल फैक्ट जो है वाइफ ने रेज कर दिया कि जो हस्बैंड है वो उसके साथ क्रूवैलिटी करता है, हस्बैंड जो है वो उसके साथ क्रूवैलिटी करता है। एंड ऑन दैट बेसिस उसने डिनाई करवाया क्या, आरसीआर। एंड इन द काउंटर क्लेम ये एडिशनल, क्योंकि डब्ल्यूएस के अंदर क्रूवैलिटी का जो फैक्ट है और अपना एक और उसने क्लेम फाइल कर दिया, तो दैट कम्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ द काउंटर क्लेम। क्योंकि काउंटर क्लेम जो है हर तरीके का, एनी लीगल राइट आप इसको कर सकते हो। ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम जो है, ऑल टाइप्स ऑफ क्लेम जो है वो काउंटर क्लेम के अंदर आ जाते हैं। बट सेट ऑफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की रिकवरी के लिए जो है वो रिलेटेड होता है, और ऐसे पैसे का रिकवरी जो कि एसर्टेन्ड है, मतलब स्पेसिफिक मनी क्लेम है। चलिए, अब प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद डब्ल्यूएस आया, डब्ल्यूएस के बाद रेप्लिकेशन फाइल किया प्लेंटिफ ने, उसके बाद रिजॉइंडर फाइल कर दिया किसने, डिफेंडेंट ने। ठीक, ये हो सकता है। या फिर एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया डिफेंडेंट ने, उसके ऊपर रेप्लिकेशन भी फाइल कर सकता है प्लेंटिफ, और उसके बाद रिजॉइंडर फाइल किया डिफेंडेंट ने, राइट। या ये हो सकता है कि सेट ऑफ फाइल किया या काउंटर क्लेम फाइल किया किसने, डिफेंडेंट ने। इसका रिप्लाई फाइल करेगा कौन, प्लेंटिफ। और डब्ल्यूएस के अंदर कुछ एडिशनल रूल्स कर दिया तो रेप्लिकेशन फाइल करेगा डिफेंडेंट। और इसमें रिजॉइंडर जो है, रिजॉइंडर फाइल करेगा प्लेंटिफ, राइट। कुछ इस तरीके का सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स ऑर्डर 8 रूल 9 के अंदर आ रही है। अब वैसे अगर देखा जाए, अब अगर बात करो कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम जो होते हैं वो एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में वैसे देखा जाए तो प्राइमा फेसी नहीं आते हैं, बट उनका जो रिप्लाई फाइल होता है, रिप्लाई जो फाइल होता है, मतलब सेट ऑफ, और क्योंकि इसलिए सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में नहीं आते क्योंकि ये डब्ल्यूएस के साथ ही अटैच होकर आते हैं। जब अपना डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करता है, मैक्सिमम केसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि काउंटर क्लेम की भी एक स्पेसिफिक स्टेज है कि किस स्टेज में आप काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फाइनल आर्गूमेंट के लिए सूट फाइल्ड है और आप काउंटर क्लेम लेकर आ गए, इसकी स्टेज जो है वो फिक्स है।
अब वो स्टेज कौन सी है वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा काउंटर क्लेम और सेट ऑफ डिस्कस नहीं करूंगा। वो नेक्स्ट वीडियो में हम सब दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस स्टेज पे ला सकते हो, क्या डिफेंडेंट के खिलाफ ला सकता है काउंटर क्लेम, सब चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसे करें सब्सक्राइब, लिख कर ना करें, लाल बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, आप और हम मिलके। इसलिए कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए, तो WS जब आप फाइल करते हैं तो WS के साथ अटैच होकर आता है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। तो ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग का हिस्सा नहीं। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग क्या आएगी, WS के बाद कोई भी प्लीडिंग आएगी तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग है। तो टेक्निकली ये सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में नहीं है, बट इसका जो रिप्लाई फाइल होगा, रिप्लाई कौन फाइल करेगा, प्लेंटिफ भैया रिप्लाई फाइल करेंगे। तो प्लेंटिफ भैया जो रिप्लाई फाइल करेंगे ये बिल्कुल सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अंदर में आ जाएगा। तो जो रिप्लाई फाइल्ड होगा काउंटर क्लेम एंड द सेट ऑफ का, दैट विल कम अंडर द सब्सिक्वेंट प्लीडिंग एंड देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन। ये बात भी याद रखें, ऑर्डर 8 रूल 9 CPC में क्लियरली लिखा है, देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन फॉर द रिप्लाई ऑफ द सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। वेयर एज फॉर द अदर रिप्लाईज, मतलब आप डायरेक्टली रेप्लिकेशन फाइल करते हो, रिजॉइंडर फाइल करते हो, एडिशनल WS फाइल करते हो, लीव ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द कोर्ट। बट इफ यू वांट टू फाइल द रिप्लाई ऑफ द सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, नो परमिशन रिक्वायर्ड, कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी कोई प्लीडिंग, मैं एक समअप करने का प्रयास करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, समअप कर रहा हूँ फटाफट। अब कोई भी प्लीडिंग अगर फाइल होती है, ओरिजिनल प्लीडिंग के बाद कोई भी पार्टीज कर सकती हैं, प्लेंटिफ भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है। आफ्टर फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल प्लीडिंग दैट विल बी कॉल्ड द सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। अब इस प्लीडिंग के अंदर जो है, मतलब आउट ऑफ दिस प्लीडिंग जो रिप्लाई होगा और जो WS फाइल करोगे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के लिए, उसके लिए आपको कोई भी मतलब यू डोंट हैव टू take the permission of the court, and that's a matter of the right that you will file the reply of the set off or the counterclaim that will be filed by the original plaintiff, and therefore for that purpose there is no need to take permission of the court. But on the other hand, अगर आप subsequent pleading की बात करते हो, normal subsequent pleading की बात करते हो, तो in that case leave of the court is required. Leave of the court is required. You have to take the permission of the court, and only then you can file the replication or the rejoinder or additional WS as the case may be. तो अब subsequent pleading whenever filed will be said to have been made on the date when it is actually filed. ठीक है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एंड द सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के अंदर क्या रहता है, रोल होती है क्लॉक, पीछे जाती है। बट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में ये माना जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग मतलब ओरिजिनल प्लीडिंग का आपने अमेंडमेंट किया है, राइट। बट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अंदर क्या होता है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग उसी दिन होगी जिस दिन आपने एक्चुअली सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल करी है। बट जबकि आप अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की अगर आप बात करोगे ऑर्डर 6 रूल 17 में, तो ये माना जाएगा कि साहब जिस दिन आपने ओरिजिनल प्लीडिंग फाइल करी है उस दिन जो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग वहां पे रोल ओवर होता है क्लॉक, राइट। ओरिजिनल प्लीडिंग वाज फाइल्ड, तो अमेंडेड प्लीडिंग क्या करेगी, रिप्लेस कर देती है ओरिजिनल प्लीडिंग को। भाई अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग एक्चुअली रिप्लेस करती है या कुछ पैराग्राफ ऐड करता है, कुछ लाइन ऐड करता है। वी विल डिस्कस ऑर्डर 6 रूल 17 CPC, शायद काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बाद ही ऑर्डर 6 चालू कर देंगे अपन। बट सब्सिक्वेंट प्लीडिंग क्या है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग एक्चुअली है अटैचमेंट। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग इज अटैचमेंट। इसमें आप पुरानी प्लीडिंग्स में कोई भी चेंज और फेरबदल नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो जो रेप्लिकेशन है दैट विल बी एडिशनल और सब्सिक्वेंट प्लीडिंग इज मेयर अटैचमेंट टू दी ओरिजिनल प्लीडिंग्स। केस लॉ लिख लीजिए, PA जया लक्ष्मी वर्सेस शारदा एंड अदर्स 2009 सुप्रीम कोर्ट, 2009 सुप्रीम कोर्ट। तो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अंदर क्या है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग के अंदर कोई भी थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक जो है वो नहीं लगती। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में नो थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक, जबकि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक जो है वो अप्लाई होती है, ठीक है सब। तो रेप्लिकेशन जो है ये आप समझ गए। एक बार फिर से अपन समअप करते हैं और अपन वीडियो का अंत करते हैं। ऑर्डर 8 रूल 9 इतना ही था, अपन डिस्कस अपन ने कर लिया। तो रेप्लिकेशन जो है दैट विल बी फाइल्ड बाय प्लेंटिफ। रेप्लिकेशन क्या है, रिप्लाई है किसका, रिप्लाई है एडिशनल पॉइंट्स का, एडिशनल पॉइंट्स का जो कि प्लीड किए हैं किसने, डिफेंडेंट ने प्लीड किए हैं किस में, अपने WS में एडिशनल पॉइंट्स जितने भी किए हैं। तो रेप्लिकेशन जो है
नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि रेप्लिकेशन इज वन सच प्रोसेस दैट क्रिएट्स द डिले, बट रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा क्लैरिटी इन दी ऑफ द सूट। डिले इज देयर बट देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ द सूट। बट अब अगर कोई आपने रेप्लिकेशन जो है, इफ नो रिप्लाई इज फाइल टू द रेप्लिकेशन, ये भी तो देखिए रेप्लिकेशन फाइल किया बट रेप्लिकेशन का डेफिनेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई नो रिप्लाई इज फाइल टू द रेप्लिकेशन ऑफ एडिशनल पॉइंट्स, देन इट इज़ नॉट अ डीम्ड एडमिशन, रादर थ्योरी ऑफ अज्यूम्ड ट्रेवर्स, मतलब अज्यूम्ड डिनायल जो है वो यहाँ पर लगेगी, एज इफ द प्लेंटिफ डिनाइड दी फैक्ट। ये बात आप याद रखें, यहाँ पर थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन नहीं लगती है, थ्योरी ऑफ अज्यूम्ड डिनायल या अज्यूम्ड ट्रेवर्स जो है वो लगती है। क्या आपको बात समझ में आ गई? थ्योरी ऑफ डीम्ड एडमिशन इसके अंदर नहीं लगेगा। तो मान लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा अपन और डिस्कस करते हैं। प्लेंटिफ ने जो है एडमिट कर लिए फैक्ट को, प्लेंटिफ एडमिटेड द फैक्ट स्टेटेड बाय डिफेंडेंट बट अवॉइडिंग द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्स, तो द इम्प्लीकेशन ऑफ द फैक्ट्स विल नॉट बी अप्लाई इन द प्रेजेंट केस। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए, थ्योरी ऑफ कन्फेशन एंड अवॉइडेंस एक बार समझ लेते हैं अपन। थ्योरी ऑफ कन्फेशन एंड अवॉइडेंस ये क्या है, ये थोड़ा सा अपन एक बार समझ लें कि ये क्या है, उसके बाद अपन इसको सम अप करते हैं। प्लेंटिफ ने जो है डेफेंडेंट का जो WS था, प्लेंटिफ एडमिटेड द फैक्ट स्टेटेड बाय द डेफेंडेंट बट बाय अवॉइडिंग द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्स। प्लेंटिफ ने एडमिट तो कर लिए फैक्ट्स को बट उसने क्या किया, जो फैक्ट्स का एक्चुअल मीनिंग आ रहा था उसने इसको अवॉइड कर दिया। तो इम्प्लीकेशन क्या रहेगा? इम्प्लीकेशन ऑफ द फैक्ट्स जो है वो दैट विल नॉट अप्लाई। समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ ने एडमिशन कर लिया, प्लेंटिफ ने एडमिशन कर दिया किसके? डेफेंडेंट के जो फैक्ट्स थे उसको एडमिट कर दिया। एडमिट तो कर लिया बट जो एक्चुअल उनका मीनिंग निकल रहा था फैक्ट्स का, जो मीनिंग निकल रहा था फैक्ट्स का, उसको अवॉइड करने का प्रयास किया, अवॉइडिंग द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्स। तो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ कन्फेशन एंड अवॉइडेंस। मतलब आपने एक्सेप्ट भी कर लिया और उसका इस तरीके से एक्सेप्ट किया कि आपने एक्चुअली क्या किया, उसके फैक्ट्स को अवॉइड भी कर दिया। तो दैट इज़ नोन एज द कन्फेशन एंड द अवॉइडेंस। आप दिखने से आपको लगेगा कि प्लेंटिफ ने एडमिशन किया है, बट जब आप उसको पढ़ोगे, उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करोगे, तब ये कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि प्लेंटिफ ने तो एक्चुअली जो डेफेंडेंट के फैक्ट्स थे उसको अवॉइड करते हुए डिनायल कर दिया। ठीक है, तो ये बात अपनी रही दोस्तों रेप्लिकेशन और रिजोइंडर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो आधे घंटे का पसंद आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे कि काउंटर क्लेम और सेट ऑफ। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय फॉर नाउ।